गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एनविलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने बीएनएसएस के सेक्शन 347 तक कवर किया था। आज हम सेक्शन नंबर 348 तक कवर करने वाले हैं, 348 से कवर करने वाले हैं। देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, यहाँ पे जो अपना बीएनएसएस हर एक स्टूडेंट देख पा रहा है, बीएनएस हर एक स्टूडेंट ने देखा है। बीएसए की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पे। 59 रुपीज की मेंबरशिप में बीएसए की लाइव क्लासेस रहने वाली है यूट्यूब पे। आप फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले मंडे को ये क्लासेस अपनी इवनिंग टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। ये जो 59 रुपीज की मेंबरशिप का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां पर फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि डेली क्लास का लिंक वहां पे आपको मिलेगा। डेली लाइव सेशन रहने वाले हैं। आप मुझसे इंटरप्ट कर सकते हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है, मैं कोशिश करूंगी कि क्लास के अंदर ही आपको कवर करवाया जाए। प्लस इस बैच का प्लस पॉइंट ये है, लाइव क्लासेस के साथ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, वैसे ही हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज भी अपने साथ के साथ सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इस 59 रुपीज की मेंबरशिप को ज्वाइन करके और अपने ग्रुप में ऐड हो जाइए। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 348। 348 कहता है महत्वपूर्ण गवाह, मतलब आवश्यक साक्षी को बुलाने या उपस्थित होने या व्यक्ति की जांच करने की शक्ति। मतलब जो आवश्यक साक्षी है, कॉम्पिटेंट विटनेस है, उसको हम बुलाएंगे। जब वो उपस्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति की हम क्या करेंगे? जांच करेंगे कि कोई भी कोर्ट इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में, किसी भी स्टेज में, बेरेक में लिखा होता है प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब होता है स्टेज में, किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है। नंबर 2, उपस्थिति में उस व्यक्ति की जांच कर सकता है, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो, या चाहे तो उसे फिर से बुला सकता है, उसकी दोबारा जांच कर सकता है, भले पहले ही उसकी जांच की जा चुकी है। तो कोर्ट ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा, उसकी जांच करेगा, उसे दोबारा बुला सकता है, उसकी दोबारा जांच कर सकता है, यदि उसका साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो यहाँ पे कोर्ट की पावर को थोड़ा और एक्सटेंड करके हमें बताया कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमेंट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोर्ट उसको बुला सकता है, उसकी एग्जामिनेशन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। पहले इंक्वायरी की जा चुकी है तो फिर से भी इंक्वायरी कर सकता है, पहले बुला चुका है तो फिर से भी बुला सकता है। तो ये हम किसको बुला रहे हैं, किसकी बार बार एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं? कॉम्पिटेंट विटनेस की, आवश्यक साक्षी की, जो कि हमारे मामले में निर्णय के लिए बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। तो ये पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। ठीक है, देन बात करते हैं 349। अब यहाँ पे 349 में भी कोर्ट की पावर को एक्सटेंड करते हुए कहा कि कोर्ट यहाँ पे किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग के सैंपल के लिए बुला सकता है। कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को किसके लिए बुला सकता है? सिग्नेचर का सैंपल देने के लिए बुला सकता है। इवन अगर लगता है कि किसी व्यक्ति की आवाज का सैंपल लेना है, तब भी कोर्ट उस व्यक्ति को बुला सकता है और उसकी हैंडराइटिंग, उसके सिग्नेचर, उसकी वॉइस के लिए सैंपल ले सकता है। किसकी पावर है? ये मैजिस्ट्रेट की पावर है। अब कौन सा मैजिस्ट्रेट? ध्यान रखो, यहाँ पे प्री का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। इस बात से यदि संतुष्ट है कि इस बीएनएसएस के तहत किसी भी जांच, विचारण या कार्यवाही के पर्पस के लिए आरोपी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को सैंपल सिग्नेचर के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए और तो और किसी निशान के लिए, हैंडराइटिंग के लिए, इवन वॉइस के लिए सैंपल देने का डायरेक्शन अगर उसको लगता है देना चाहिए तो वो दे सकता है, और इस तरीके का एक ऑर्डर भी पास कर सकता है। और जब ऐसे व्यक्ति को जो ऑर्डर दिया जाता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उस जगह पे उपस्थित होगा, वहां पे अपने सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, आवाज या फिर इस तरीके का सैंपल वहां पे देगा। लेकिन अब देखो, यहाँ पे दो प्रोविजो दे रखे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले प्रोविजो को नंबर ए लगा लो, सेकंड प्रोविजो को नंबर बी लगा लो। इस धारा के तहत कोई ऑर्डर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को जांच या कार्यवाही के संबंध में
किसी समय गिरफ्तार नहीं किया है। मतलब आप जो ये ऑर्डर दे रहे हो सैंपल्स के लिए, इसके लिए व्यक्ति का अरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन सेकंड प्रोविजो में इस बात को थोड़ा डाउन करते हुए कहा कि लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना भी ऐसा सैंपल देने का ऑर्डर दे सकता है। मतलब कि कोर्ट को लगता है कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की या एक्यूज्ड की सिग्नेचर के सैंपल लेने हैं, वॉइस के सैंपल लेने हैं, हैंडराइटिंग के सैंपल लेने हैं, तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट होना जरूरी है। बट विदाउट अरेस्ट कर किए हुए व्यक्ति को भी कोर्ट अपने रीजन नोट डाउन करेगा और विदाउट अरेस्ट किए व्यक्ति को भी ऐसा सैंपल देने का ऑर्डर दे सकता है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन बनता है। सेकेंड बात करते हैं 350 शिकायतकर्ता, मतलब जो परिवादी होता है उसको शिकायतकर्ता भी कह सकते हैं। जो गवाह है उसको बोलेंगे साक्षी का खर्च। देखो यहाँ पे परिवादी को और जो विटनेस का जितना भी खर्च आएगा तो व्यक्ति को कहा जाएगा कि अगर मान लो मैं एक्यूज्ड हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरा ये विटनेस है, कृपया करके इसको कोर्ट में बुला लो, सम्मन करके बुला लो या ऑर्डर दे दो, तो सम्मन करने में जितना भी खर्चा आएगा तो मुझे ही वो पे करना पड़ेगा। या परिवादी ऐसा कहता है कि मेरा ये डिफेंस है या मेरे ये विटनेस है, उसको कोर्ट में बुलाओ, तो भाई जो भी बुलाने का खर्चा आएगा वो आपको ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा 350 में कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए किसी भी रूल के अधीन या कोई क्रिमिनल कोर्ट उचित समझे तो किसी जांच या विचारण के पर्पस के लिए उपस्थित होने वाले किसी भी शिकायतकर्ता या साक्षी के उचित खर्चों के लिए सरकार की ओर से भुगतान का ऑर्डर दे सकते हैं या इस संहिता के तहत ऐसे कर न्यायालय के समक्ष अन्य कार्यवाही के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो सिर्फ सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हो कि जो भी खर्च होंगे वो आपको ही देने पड़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 351, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति, या आरोपी व्यक्ति या जो अभियुक्त है उससे हम क्या कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। किसकी पावर है, मैजिस्ट्रेट की पावर है कि प्रत्येक पूछताछ या विचारण में अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उसके अगेंस्ट साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थितियों को समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से किसी भी स्टेज पर बिना पूर्व चेतावनी के अभियुक्त उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो कोर्ट आवश्यक समझता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस एक्यूज से जो भी हमें मैटर के लिए जरूरी लगता है हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जो प्रोसिक्यूशन पक्ष के साक्षी की जांच हो जाने के बाद अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले और उससे मामले पर आमतौर पर पूछताछ की जाएगी। तो जनरल हमें ये सिंपल ये बता रहे हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो आरोपी व्यक्ति है, हम उससे जांच विचारण या अन्य किसी कार्यवाही में पूछताछ करने के लिए बुला सकते हैं। लेकिन अगर सम्मन मैटर में जहां कोर्ट ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है तो खंड बी के तहत उसकी परीक्षा से भी छूट दे सकते हैं। अगर हम एक्यूज्ड को ही छूट दे रहे हैं कि भाई तेरे को आने की जरूरत नहीं है, तो भाई हम उसकी एग्जामिनेशन में भी हम उसको छूट दे देंगे, देन उसके एडवोकेट के माध्यम से उसकी उपस्थिति करवाएंगे, प्लस उसके एडवोकेट के माध्यम से ही हम उसकी एग्जामिनेशन करवाएंगे। देन सबसेक्शन 2 कहते हैं कि जब सबसेक्शन 1 के तहत आरोपी की जांच की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन है, जब जब हम एक्यूज्ड की क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हम उसे ओथ नहीं दिलाएंगे, शपथ नहीं दिलाएंगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करे या गलत उत्तर दे तो उसको किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए हम इम्पोज नहीं कर सकते। मतलब कि अब देखो एक्यूज्ड पर्सन है, वो अपने ही अगेंस्ट गवाही क्यों देगा, वो अगर उसको जुर्म स्वीकार करना होगा तो पहले ही कन्फेशन कर लेगा, लेकिन वो अपने अगेंस्ट कोई गवाही नहीं देगा। अगर वो अपने अगेंस्ट कोई गवाही नहीं दे रहा या कोई गलत आंसर दे रहा है तो भाई आप उसको पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे पनिशमेंट मिले। माना मेरे से अपराध हुआ है लेकिन कोई भी अभ्युक्ति है नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एक्यूज्ड अगर गलत आंसर भी दे रहा है या आंसर देने से भी डिनाई कर रहा है तो आप उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते। देन सबसेक्शन 4 कहते हैं अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या विचारण में ध्यान में रखा जा सकता है
और अन्य अपराध की किसी अन्य जांच या विचारण में उसी के अगेंस्ट एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है। तो जो भी आंसर वो देगा उसको हम उसी मैटर के हर एक स्टेज में ध्यान में रखेंगे। अगर जो भी वो बातें बताएगा तो अगर उसके अगेंस्ट कोई अदर प्रोसीडिंग भी होती है तो हम वहां पर एज अ एविडेंस उसके आंसर को यूज कर सकते हैं। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5 की कि कोर्ट अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्नों को तैयार करने में अभियोजक और बचाव वकील की मदद ले सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूशन की भी हेल्प ले सकते हैं और जो डिफेंस का एडवोकेट है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। और कोर्ट इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति भी दे सकता है और एक्यूज को बोल सकते हैं कि तेरा कोई रिटन स्टेटमेंट है तो भाई तू अपना रिटन स्टेटमेंट पेश कर दे। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 352 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। देखो बहस को तर्क भी अपने बोल सकते हैं। आपकी बैरक में कुछ बैरक में तर्क वर्ड यूज किया होगा, कुछ बैरक में बहस वर्ड यूज किया होगा। तो दोनों ही चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि बहस और तर्क दोनों सेम है। देखो मौखिक बहस ओरली आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं और उस बहस का एक ज्ञापन मतलब एक फॉर्मेट या मेमोरेंडम भी तैयार किया जा सकता है। सबसेक्शन 1 कहते हैं कि कोई भी पक्ष अपने साक्ष्य के समापन के बाद जितनी जल्दी हो सके संक्षिप्त मौखिक बहस को संबोधित कर सकता है और मौखिक बहस को समाप्त करने से पहले यदि कोई हो तो कोर्ट की परमिशन से उसका एक मेमोरेंडम तैयार कर सकता है जो कि संक्षिप्त रूप में होगा। तो जब भी ओरल आर्ग्यूमेंट होगी, ओरल आर्ग्यूमेंट होने के बाद उसका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा जो कि शॉर्ट में संक्षिप्त में होगा। देन इसके बाद क्या, जो मेमोरेंडम होगा वो रिकॉर्ड का एक पार्ट माना जाएगा। देन सबसेक्शन 2 कहते हैं ऐसे प्रति ज्ञापन की एक प्रति विपक्ष पक्षकार के एक साथ प्रस्तुत की जाएगी। तो जो भी ये रिकॉर्ड की या मेमोरेंडम की कॉपी होगी एडवर्स पार्टी को भी प्रस्तुत की जाएगी। देन जो रिटर्न में बहस दाखिल करने के उद्देश्य से कार्यवाही का कोई स्थगन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कोर्ट लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसा स्थगन देना आवश्यक न समझे। तो कोर्ट जब तक अर्जेंट नहीं देगा तब तक वहां पे किसी भी मैटर में हम स्थगन नहीं ले सकते या किसी मैटर को पोस्टपोन नहीं करवा सकते। या सबसेक्शन 4 कहते हैं यदि कोर्ट की यह राय है कि मौखिक बहस का संक्षिप्त या प्रासंगिक नहीं है तो ऐसे बहस को विनियमित भी कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये कोई रेलेवेंट नहीं है तो कोर्ट इस चीज से डिनाई भी कर सकता है। तो 352 ने हमें कहा कि मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन क्या होगा। वैसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन हमें समझना है। देन बात करते हैं 353, स्टार कर लेना इस सेक्शन को, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरोपी या अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। देखो एक्यूज्ड भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। जब अभियुक्त कोर्ट को कहता है कि इस मैटर में मेरे पास कुछ एविडेंस है जो मैं बताना चाहता हूं, तो यहाँ पे कोर्ट बाकी विटनेसेस के आने से पहले उस एक्यूज्ड को एज अ विटनेस बुलाएगा और एक्यूज्ड भी क्या हो सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है। अब देखो क्या कहा, क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष अपराध का कोई भी अभियुक्त व्यक्ति डिफेंस के लिए एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और उसके खिलाफ या उसी मुकदमे में उसके साथ आरोपित किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट लगाए गए आरोपों के खंडन में शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो कि एक्यूज्ड व्यक्ति है, आरोपी व्यक्ति है, वो क्या करेगा, शपथ पर साक्ष्य दे सकता है और वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, लेकिन उसे लिखित रूप में उसके स्वयं के अनुरोध के अलावा गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। जब वो खुद इस चीज की परमिशन देगा कि यस मैं कॉम्पिटेंट विटनेस बनना चाहता हूं तभी उसको कोर्ट बुलाएगा, अदरवाइज उसको बाउंड नहीं किया जाएगा। या साक्ष्य देने में उसकी विफलता को किसी भी पक्ष या न्यायालय द्वारा किसी भी टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा। अगर वो इस तरीके से कोई एविडेंस नहीं दे रहे तो उसके ऊपर आप कोई बातें नहीं कर सकते, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते और ना ही कोर्ट इस चीज की परमिशन आपको देगा। और सबसेक्शन 2 कहते हैं कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट में इसी संहिता की धारा 101, 126, 127, 128, 129 या चैप्टर के तहत
किसी चैप्टर बी, सी या चैप्टर के डी के तहत कार्यवाही शुरू की गई है जो चैप्टर 9 है, तो ऐसी कार्यवाही में खुद को गवाह के रूप में पेश कर सकता है। तो इन सेक्शंस की अगर बात करें तो इन सेक्शन में एक एक्यूज्ड क्या हो सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, लेकिन आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। जब तक वो खुद कंसेंट नहीं दे देता तब तक आप उसे विवश नहीं कर सकते। लेकिन धारा 127, 128, 129 के तहत कार्यवाही में साक्ष्य देने में ऐसी व्यक्ति की विफलता को किसी भी पक्ष या न्यायालय के द्वारा टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर भी अगर ऐसा व्यक्ति साक्ष्य देने में फेलियर रहता है, असफल रहता है, तब भी उसकी किसी भी बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। देन इसके बाद बात करते हैं 354 का सिर्फ आप टाइटल भी याद रख सकते हो। प्रकटीकरण को प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाएगा। सिर्फ टाइटल, अंदर की चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 355 में कहता है कुछ मामलों में अभियुक्त की उपस्थिति में पूछताछ और सुनवाई का प्रावधान। देखो कुछ ऐसे मैटर होते हैं जब भी कोई एविडेंस लिए जाएंगे, कोई भी प्रोसीडिंग की जाएगी, तो उसमें अभियुक्त व्यक्ति का उपस्थित होना जरूरी है। मतलब जनरल रूल ये कहता है कि कोर्ट जितने भी एविडेंस लेगा वो एक्यूज्ड की अपीयरेंस में लेगा, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इसका अपवाद ये है कि जब भी कोई फीमेल से रिलेटेड मैटर होता है, लाइक एग्जांपल रेप का मैटर है, तो रेप की विक्टिम का एक्यूज्ड के साथ आमना सामना नहीं कराया जाएगा। एक्यूज्ड के एविडेंस अलग लिए जाते हैं, उसे विक्टिम के एविडेंस अलग लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जनरल रूल कहता है कि अभियुक्तों की अनुपस्थिति में पूछताछ और सुनवाई का प्रभाव, कि इस संहिता के तहत किसी भी जांच या विचारण के किसी भी स्टेज में यदि न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोर्ट के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, अगर कोर्ट को लग रहा है कि एक्यूज्ड को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है, या अभियुक्त लगातार अदालत में कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, तो न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट अभियुक्त का प्रतिनिधित्व एक एडवोकेट के माध्यम से भी कर सकता है, जो उसकी जगह पर क्या होगा, उपस्थित होगा। और तो जो भी विचारण के दौरान जितनी भी कार्यवाही चल रही है, तो उसका प्रतिनिधित्व भी किसके द्वारा किया जाएगा, एज एन एडवोकेट के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन ये तब जब कोर्ट को लगता है कि अभियुक्त का कोर्ट में बुलाना जरूरी नहीं है, वो कार्यवाहियों में बाधा डाल रहा है, न्याय के हित में उसको बुलाना जरूरी नहीं है, तो कोर्ट यहाँ पे अभियुक्त को छूट दे देगा और सारी प्रोसीडिंग उसके एडवोकेट के माध्यम से ही हेल्ड करेगा। और यदि ऐसे किसी मैटर में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा नहीं किया जा रहा, या न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत उपस्थिति को आवश्यक जानता है, तो वह ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को बुलाएगा और उसी के समक्ष सारी प्रोसीडिंग को हेल्ड करेगा। कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि भाई इसका तो कोई एडवोकेट ही नहीं है, तो फिर इसको बुलाना चाहिए, तो कोर्ट उसकी उपस्थिति में सारे एविडेंस, सारी कार्यवाही को करेगा। एक्सप्लेनेशन में सिंपल कहता है कि जब भी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति में वो आ रहा है, तो उसकी चीजों को ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 355 तक। तो 348 से लेके हमने चीजें पढ़ी है। उससे पहले हमने पढ़ा था जो स्थानीय निरीक्षण के बारे में और बाकी चीजों, जांच और विचारण में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में उद्घोषित व्यक्ति के बारे में। तो देन आप कंटिन्यू ये क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आपके पास एज सुन एज पॉसिबल जल्दी आ सके। और बीएससी के 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, ताकि मंडे से जो बीएससी की क्लास इवनिंग टाइम में स्टार्ट हो रही है, टाइम वगैरह जो होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा, वहां पर आपको डेली लिंक मिलेगा। देन आप फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।